फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आग्रह रहेगा आप सभी से कि आप जो है वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये देखा गया है कि आप वीडियो को बीच में क्विट करते हैं और बीच में वीडियो क्विट करने से आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने कभी भी वीडियो को देखना है तो पूरा समय लगाकर देखें, जब भी आपके पास समय हो, अदरवाइज आप ना देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी बेकार में वेस्ट कर रहे हैं और आपको समझ भी कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें, जो भी आप वीडियो देखें पूरी देखें और अंत तक देखें। और समझने के बाद अगर आपको फिर भी समझ ना आया, यदि भी ऐसा संभव नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको 101% जो समझ आएगा, फिर भी यदि आपकी छोटी मोटी क्यूरीज हो तो आप मुझे फोन कॉल करके जो है अपनी क्यूरीज को दूर कर सकते हैं। आज हम जो करेंगे चैप्टर नंबर 1 नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि हमारा रिवीजन चला था, एग्जाम चले हैं बच्चों के, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि बहुत सारे चाहने वालों का यह आग्रह भी रहा कि जो स्पेशल आइटम्स नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में है, उन आइटमों को कैसे जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कैसे जो है उन्हें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है और कैसे उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बड़े ध्यान से समझें और उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ में भी समझाऊंगा कि कौन सी आइटम जो है किस प्रकार से किस साइड दिखाई जाती है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कि कौन कौन सी आइटमें जो है, तो हम आज करेंगे स्पेशल आइटम्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की स्पेशल आइटम्स कौन कौन सी हैं, इन्हें किस प्रकार से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है और किस प्रकार से इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और किस प्रकार से इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सबसे पहली बात आती है सब्सक्रिप्शन की, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चंदा। आप सभी जानते हैं कि चंदा या सब्सक्रिप्शन जो है वो द मेन सोर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संस्थाओं की आय का कंटिन्यूस और मेन सोर्स माना जाता है, नियमित और प्रमुख साधन माना जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल। तो सब्सक्रिप्शन एक प्रकार की ऐसी राशि होती है कि जो मेंबर्स के द्वारा रेगुलर इंटरवल पर जो है वो किसी संस्था को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है। चंदा जो है ये सदस्यों से प्राप्त एक राशि होती है। इसे, जैसे आप लोगों को बताया, इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिखाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है वो रेकरिंग नेचर की है। रेकरिंग नेचर की मतलब है कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे आप लोगों को बताया कि चंदा जो है गैर लाभकारी संस्थाओं के सदस्यों से प्राप्त एक राशि होती है जो उनसे रेगुलर नियमित रूप से प्राप्त होती है और एक आय का एक प्रमुख साधन माना जाता है। तो इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। चंदे की राशि में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में केवल मात्र नगद प्राप्त की चंदे की राशि दिखाई जाती है, चाहे अगले वर्ष का हो, चाहे पिछले वर्ष का हो, चाहे 20 साल पहले का हो या 20 साल बाद का हो। तो जो भी राशि आपको नगद में प्राप्त होती है उसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगले पिछले वर्षों के चंदे को शामिल नहीं किया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में केवल मात्र वर्तमान वर्ष का जो है वो चंदा दिखाया जाता है। यदि कोई चंदे की राशि उस वर्ष से संबंधित हो परंतु आपको नगद में प्राप्त नहीं हुई हो तो उसे जो है उस चंदे की राशि में जोड़ दिया जाता है। चंदे की राशि में आप सभी जानते हैं कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो आपने अक्रूड आउटस्टैंडिंग जो ऐड किया उसे असेट साइड दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपने लेस किया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, उसे बिगिनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है उसे घटाकर लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग जो चंदे में उसे जोड़ दिया जाएगा और उसे बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। तो चंदा गैर लाभकारी संस्थाओं की आय का नियमित और प्रमुख साधन है। यह सदस्यों से प्राप्त एक नियमित रूप से प्राप्त एक राशि होती है। इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। चंदे की राशि में अगले पिछले वर्ष का चंदा जो है
वो जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं उसमें अगले पिछले वर्षों का चंदा जो यदि उसमें शामिल हो तो उसे नहीं दिखाया जाता, उसे घटा दिया जाता है। और यदि कोई चंदा ऐसा हो कि जो आपने नकद में तो प्राप्त कर लिया है, नकद में आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आपने कमा लिया है, उस चंदे की राशि को जो है उस साल की इनकम में जोड़ दिया जाता है। चंदे के बाद अगला जो है वो है जी आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आप सभी जानते हैं कि एंट्रेंस फीस भी जो है इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो एंट्रेंस फीस प्रवेश शुल्क जिसको आप बोलते हैं, ये किसी भी संस्था का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो जिस समय आप एंट्री करते हैं तो उस समय जो शुल्क दिया जाता है उसे आप एंट्रेंस फीस की संज्ञा देते हैं। एंट्रेंस फीस की राशि यदि बार बार प्राप्त होती है तो इसे रेकरिंग नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एंट्रेंस फीस आपको प्राप्त होती है यदि वह नकद में प्राप्त होती है तो इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, और यदि ये चंदा बार बार प्राप्त होता है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। परंतु यदि एंट्रेंस फीस की राशि क्लियर सी इंडिकेशन है कि यदि एंट्रेंस फीस की राशि जो है वो आपको बार बार प्राप्त नहीं होती है, केवल मात्र एक बार प्राप्त होती है तो इसे कैपिटल नेचर का मानकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। कई बार एक प्रश्न के अंदर ये स्पष्ट रूप से दिया होता है कि 50% एंट्रेंस फीस इज बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट और 50% ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसीप्ट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितने परसेंट मानने को बोला है कि रेवेन्यू रिसीप्ट मानिए उसे इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जितने परसेंट कैपिटल नेचर किए उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवेश शुल्क जो अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और चंदे की राशि जो है इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। परंतु चंदे की राशि यदि बार बार प्राप्त होती है तो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाई जाती है, यदि एक बार मिलती है तो इसे कैपिटल नेचर का मानकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। आपका थर्ड पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, जीवन सदस्यता शुल्क। तो ऐसी राशि जो गैर लाभकारी संस्थाओं का जब यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो जो राशि गैर लाभकारी संस्थाओं को आजीवन भर के का सदस्य बनने के लिए प्राप्त होती है इसी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और इस बात का ध्यान रखें कि स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्लियर इंडिकेशन है, ज्यादा ना बताते हो क्योंकि कई आपको बताएंगे कि लाइफ मेंबरशिप फीस को जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी दिखाया जाता है। यदि भी आपकी किताब में भी लिखा है परंतु लाइफ मेंबरशिप फीस को आपने क्या करना है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही दिखाना है। आपने इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं दिखाना है। यदि राशि बहुत छोटी है और क्लियर इंडिकेशन है क्वेश्चन के अंदर बताया कि इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाए तो उसी कंडीशन के अंदर इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है, अदरवाइज इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। उसके बाद है लिगेसी, वसीयत के रूप में प्राप्त एक राशि। एक राशि जो है लिगेसी जो है आप सभी जानते हैं कि वसीयत के रूप में प्राप्त एक राशि होती है और ये राशि जो है बहुत बड़ी होती है। ये राशि जो है एक बार लाइफ में मिलती है, या छोटी हो चाहे बड़ी हो लाइफ में एक बार मिलती है तो इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाते हैं, परंतु इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो ये भी आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लिगेसी की राशि को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो है वो दिखाते हैं। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन जो है दान जो है किसी भी संस्था को प्राप्त एक उपहार के रूप में प्राप्त राशि होती है, गिफ्ट के रूप में प्राप्त राशि होती है और जिसे आप दान की संज्ञा देते हैं इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। चाहे दान जनरल नेचर का हो चाहे स्पेसिफिक नेचर का हो तो इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। परंतु अब बात आती है कि इसे दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें, यदि कोई स्पेसिफिक डोनेशन नेचर का डोनेशन आपको प्राप्त होता है तो इसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाते हैं परंतु बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं दिखाया जाता है। तो स्पेसिफिक नेचर का जो डोनेशन होगा
उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा और रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाता है। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो किसी प्रकार का नेचर का आपका चाहे स्पेसिफिक नेचर का हो चाहे जनरल नेचर का, और रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाई देता है, परंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं दिखाते बल्कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। उसके बाद जनरल डोनेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक बिग अमाउंट और एक स्मॉल अमाउंट। तो जनरल डोनेशन के बारे में ये कहा जाता है कि इसे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाती है, परंतु बैलेंस शीट में जो है वो ना दिखाकर इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। परंतु ऐसा तब करता है यदि अमाउंट जो है वो स्मॉल है, परंतु यदि ये अमाउंट बहुत बड़ा है तो इस राशि को जो है कैपिटल नेचर का मानकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही दिखाया जाता है। और यदि प्रश्न में किसी प्रकार का वर्णन ना किया हो तो स्टूडेंट जो है इसे किस नेचर का मानते हैं, इसने रेवेन्यू नेचर का मानना है या कैपिटल नेचर का मानना है। यदि रेवेन्यू नेचर का माना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यदि कैपिटल नेचर का माना तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, जिसका स्टूडेंट जो है वो फुट नोट में अर्थात फुट नोट में जो है उसको वर्णन दे कि हमने इसे किस प्रकार से माना है। और यदि प्रश्न में जो मानने को कहा गया है आप उसी के अनुसार इसे माने। अगर कैपिटल नेचर का मानने को बोला है तो आप लायबिलिटी साइड दिखाएं, अगर रेवेन्यू नेचर का माना है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। तो ये था जी आपका डोनेशन। उसके बाद आता है जी एंडोर्मेंट फंड। आप सभी जानते हैं एंडोर्मेंट फंड इज द फंड विच प्रोवाइड परमानेंट मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बोलते हैं कि एंडोर्मेंट फंड भी एक प्रकार का किसी गैर लाभकारी संस्थाओं का एक जो है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है, स्पोर्ट्स ऑफ इनकम माना जाता है, स्पोर्ट ऑफ इनकम मानी जाती है। इसे आप एफडी के रूप में बैंक में जमा कर देते हैं या कहीं मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसे सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए जो एंडोर्मेंट फंड की राशि इसे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ना दिखाते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है और इस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जब आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो एक कैपिटल नेचर का माना जाएगा। और नंबर 2 बात यह है कि इस बात का भी ध्यान रखें कि इससे होने वाली आय को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, परंतु यदि यही स्पेसिफिक नेचर का हो तो इसे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाते हैं, परंतु इससे होने वाली इनकम भी जो है अगर यह स्पेसिफिक नेचर का है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उसी में जोड़ दी जाती है। अदरवाइज एंडोर्मेंट फंड के बारे में साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि एक प्रकार का ऐसा फंड होता है परमानेंट जो है इज ए फंड विच प्रोवाइड परमानेंट मींस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो एनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है परमानेंट मींस ऑफ स्पोर्ट्स को देता है और इसे आप एफडी के रूप में बैंक में या मार्केटेबल सिक्योरिटीज में या फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे आपको कोई आय प्राप्त होती है। तो जो आय आपको प्राप्त होती है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका एंडोर्मेंट फंड। एंडोर्मेंट फंड के बाद जो अगला जो है वो है जी आपका स्पेसिफिक फंड। तो स्पेसिफिक फंड भी आप सभी जानते हैं एक प्रकार का ऐसा फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पज को पूरा करने के लिए दिया जाता है, उसे आप स्पेसिफिक फंड की संज्ञा देते हैं। जैसे टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड या अदर कोई भी स्पेसिफिक नेचर का फंड है तो उसे जो है वो स्पेसिफिक फंड की संज्ञा दी जाती है। इसे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। नंबर 2 इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है और इस स्पेसिफिक फंड से होने वाली इनकम को लायबिलिटी साइड ही उसी में जोड़ा जाता है जो इस नेचर की इनकम हो, तो इसी फंड में जो है इसे जोड़ दिया जाता है। तो स्पेसिफिक फंड को आप सभी जानते हैं कि ये कैपिटल नेचर का माना जाता है, इसलिए इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इससे होने वाली इनकम को भी बैलेंस शीट में उसी लायबिलिटी साइड जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है ग्रांट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट को गैर लाभकारी संस्थाओं को सरकारें, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल की एजेंसी हो, वो कई प्रकार की ग्रांट्स प्रदान करती हैं और ये इन्हें वित्तीय आधार पर मजबूत करने के लिए दी जाती है। आप सभी जानते हैं ये ग्रांट बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ना दिखाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है इसे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड भी दिखाया जाता है। तो ये चीज आपकी ग्रांट फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आप सभी जानते हैं कहीं कहीं ना मार्केट में आपने इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम चाहे वो शेयर के रूप में क्या तो डिविडेंड मिलेगा,
अगर डिवेंचर के रूप में लगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं एफडी में लगाया तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बोलते हैं कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है इसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो दिखाया जाता है यदि ये कैश में प्राप्त हो, और दूसरा इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है ये आपका कैपिटल फंड। गैर लाभकारी संस्थाओं की कोई भी पूंजी नहीं होती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसका भी एक कैपिटल फंड होता है। ये जो कैपिटल फंड होता है एक्सेस ऑफ होता है असेट और लायबिलिटी की संपत्तियों का दायित्व पर जो अधिक होता है वो कैपिटल फंड होता है। और ये कैपिटल फंड की राशि को आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। कैपिटल फंड बढ़ेगा कब, जब ये सरप्लस होगा, अर्थात इनकम जो है वह खर्चों से ज्यादा होगी। व्हेन ओवर इनकम इज मोर देन ओवर एक्सपेंडिचर तो सर आपका कैपिटल फंड बढ़ेगा, और व्हेन ओवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन ओवर इनकम तो आपका कैपिटल फंड कम होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल फंड बढ़ा या कम हुआ, ये सरप्लस और डिफिसिट पर जो है वो निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैर लाभकारी संस्थाओं का कोई भी कैपिटल फंड नहीं होता है। असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसे आप कैपिटल फंड की संज्ञा देते हैं। ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही जो है वो कैपिटल अकाउंट की तरह ये कैपिटल फंड होता है। इसमें ये बोलते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड बढ़ता है। सरप्लस कब होगा, जब आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा होगी। व्हेन ओवर इनकम इज मोर देन ओवर एक्सपेंडिचर देन सरप्लस जो ऐड कर दिया जाएगा कैपिटल फंड में, और व्हेन ओवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन ओवर इनकम देन जो आपका डिफिसिट है वो कैपिटल फंड से घटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फंड को जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में या डेबिट में नहीं दिखाते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाता, बल्कि इसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। उसके बाद है अगला जी आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ईटीसी। आप सभी जानते हैं कि जो भी आपके रद्दी न्यूज़पेपर है, ओल्ड न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, पीरियोडिकल्स है, उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन बेचने से जो आपको प्राप्त होगी उसे आप कहां दिखाएंगे जी, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाएंगे, बल्कि रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में हम कई क्लब्स होते हैं जो स्पोर्ट्स मटेरियल जिसमें केवल मात्र स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चलती है, तो उनका स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो ओल्ड हो जाता है, जैसे बैट बॉल या कोई भी रैकेट, कैरम बोर्ड, तो कई प्रकार के आइटम्स होती है जो बेकार हो जाती है, तो उनको बेचने से जो आपको आय प्राप्त होती है इसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप, इस सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को भी जो है रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। उसके बाद है सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। कई एंटरटेनमेंट की संस्थाएं होती हैं, वो कई प्रकार के कंज्यूमर आइटम्स भी उनके मनोरंजन के लिए रखती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या प्लेइंग कार्ड्स है या कोई अदर आइटम्स है, तो ये कंज्यूमर आइटम्स मानी जाती हैं। तो इन कंज्यूमर आइटम्स को बेचने से जो आय आपको प्राप्त होती है उसे आप रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो ये था आपका सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। उसके बाद है सेल ऑफ फिक्स्ड साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ फिक्स्ड साइड। फिक्स्ड साइड को बेचने से जो आपको आय प्राप्त होती है उसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। फिक्स्ड एसेट को बेचने से जो आपको राशि प्राप्त होती है उसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। परंतु ध्यान रखें इस बात का, इसका कॉस्ट प्राइस पर्टिकुलर असेट में से असेट साइड में से घटा दिया जाएगा और इससे होने वाला प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे इनकम साइड, यदि इससे लॉस हो तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपके पास ओल्ड फिक्स्ड एसेट था 1 लाख का और आपने उसको बेच दिया कितने में जी, 1,10,000 में। कितने बेच दिया, 1,10,000 में बेच दिया आपने। कितने का था ये आइटम, 1 लाख की। तो 1 लाख की आइटम तो पर्टिकुलर असेट से लेस कर दी जाएगी। अगर आपने बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग में से 1 लाख रुपए घटा देंगे और 1,10,000 में से जो 10,000 आपको इनकम हुई उसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, अर्थात जो प्रॉफिट हुआ उसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपका 1,10,000 रुपए इसे रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड भी दिखाया जाएगा। परंतु यही चीज यदि आप 90,000 में बेचेंगे तो आपको लॉस हुआ, तो 10,000 जो लॉस हुआ उसे
रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में नहीं बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। और 1 लाख को जो है पर्टिकुलर साइड से घटाया जाएगा और जो 90,000 रुपए की राशि है उसे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि किस प्रकार से इसकी लिखा उसको एंट्री की जाएगी। तो ये था जी आपका सीड ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद है पेमेंट ऑफ होनरेरियम। इसमें सारी इनकम के बारे में आपको बताया, अब खर्चों के बारे में भी बता देते हैं कि पेमेंट ऑफ होनरेरियम। कोई भी आप पेमेंट करते हैं, कोई भी आप कैश में पेमेंट करते हैं तो इसी बात का ध्यान रखें, इसे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड दिखाया जाएगा। और किसी भी प्रकार के खर्चों की अगर आप पेमेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। होनरेरियम जो आप पेड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इसे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां दिखाया जाएगा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा अर्थात डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि पेमेंट ऑफ होनरेरियम, किसी भी प्रकार का जनरल आप खर्चा करते हैं तो उसे रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल आइटम्स थी कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आइटम्स अगर आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट को बनाने में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने में और बैलेंस शीट को बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद आपको वीडियो अवश्य समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।